हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने सुबह से आपके लिए कोई काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं दोस्तों, देर आया दुरुस्त आया और कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। दरअसल दोस्तों, आज विद्यालय में इतना काम था कि मैं जो है उसी में व्यस्त हो गया और आपके लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लेकर आया। लेकिन अभी जो लाया हूँ दोस्तों, वो बहुत ही काम का है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। और ये है कोर्स 7 विद्यालय आधारित आकलन। आप इसका प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके होंगे और इसी प्रशिक्षण पर मैं 25 बहुविकल्पीय प्रश्नावली लेकर आया हूं। दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान जो प्रश्न पूछे गए थे वो तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहे थे। हो सकता है कि आपको समझ में आ रहे हो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। लेकिन दोस्तों, मैंने जो प्रश्न बनाया है आप इनको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए मैंने नहीं बनाया है। इस प्रश्न को मैंने बनाया है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही मिलता रहूंगा आपको समय समय पर अच्छी चीजें लेकर के। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताते हैं आपको कि मैंने पहला प्रश्न क्या डाला है अपनी इस वीडियो में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन के अधिगम के उद्देश्य हैं। यानी विद्यालय आधारित आकलन, ये जो हमारा मॉड्यूल बना हुआ है, जो हमें प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दिया जा रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करना, बच्चों का ठहराव, आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होना, या फिर नामांकन में वृद्धि। क्या होगा दोस्तों? सोचिए, बताइए। मेरे हर प्रश्न जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। इसलिए मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूं। अब बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लगता तो सभी है। चलिए देखते हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होना। आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत में शिक्षा की प्रणाली को लोगों की जरूरत और आकांक्षा के अनुसार तैयार करने के लिए व्यापक आकलन के लिए तर्क दिया किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, एनसीएफ 2005, या फिर सभी? बताइए दोस्तों, ट्रेनिंग आपने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1968। अब अगले प्रश्न पर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन को एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन को एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या एनसीएफ 2005, या सभी ने? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न आ रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का उपयोग भारत में विद्यालय शिक्षा के इतिहास में किया जा रहा है कितने वर्षों से? पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से कम समय से, 30 वर्षों से अधिक समय से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसका? मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी 30 वर्षों से अधिक समय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा कि ये सारे प्रश्न जो मैं बना रहा हूं ये बहुत काम के हैं, और भविष्य में जो आपकी बड़ी परीक्षा होने वाली है, पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, 18 मॉड्यूल समाप्त होने के बाद, उसमें ये प्रश्नों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप कहीं लिख लीजिएगा। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो मैं जो ये पीडीएफ है
इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आप इन प्रश्नों को अपने पास जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है सीसीई। आप जानते हैं सीसीई के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए किस आकलन को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है? सतत एवं व्यापक आकलन को, रचनात्मक आकलन को, विद्यालय आधारित आकलन को या नैदानिक आकलन को? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यालय आधारित आकलन को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, छठा प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन वह है। हमने लिखा यहां पर वह है, लेकिन लिख गया यहां पर हुआ है। दोस्तों ये गूगल वॉइस का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा। हमने लिखा है विद्यालय आधारित आकलन वह है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन या उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों आखिरी विकल्प उपरोक्त सभी। यस। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, विशेषता नहीं है। शिक्षक केंद्रित और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण शास्त्र, भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी सहभागिता, शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। सोचिए, विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक केंद्रित और पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण शास्त्र। दरअसल इसकी जगह होना चाहिए था बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सीखने की जरूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना, यदि सीखने में कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने में उसकी मदद करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना या उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? मेरे हिसाब तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि सीखने के पठार को समझना जरूरी है। इसके मानदंड को भी समझना जरूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना बेहद जरूरी, उपर्युक्त सभी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना जरूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका ऑप्शन यहां पर सेकंड, यानी आपका राइट जो है आंसर है सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के लिए आकलन के बारे में क्या सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीखने के लिए आकलन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि सीखने के लिए आकलन क्या है, सीखने का आकलन क्या है, अधिगम आकलन है या सीखने के रूप में आकलन, सबके बारे में बताया है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न कर रहे हैं हम कि सीखने के लिए आकलन के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है, यह शिक्षण अधिगम के दौरान लगातार चलता रहता है, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों शामिल है, यह सीखने के विभिन्न पहलुओं जैसे ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियां आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर है? मेरे हिसाब से यहाँ पर पहला जवाब सही है, यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। ये सही नहीं है। सीखने के लिए आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर मैंने पहले ही बता दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, अधिगम ही आकलन है के बारे में क्या सत्य है? अधिगम ही आकलन है यानी सीखने के रूप में आकलन, इसको आप समझिए। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करता है। इसके साथ उनकी दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी की पहचान करना आवश्यक है।
उन्हें स्वयं का आकलन करने और साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे राइट आंसर हैं उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सीखने का आकलन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि सीखने का आकलन है क्या। जब बच्चा सीख जाता है तब फिर उसका आकलन किया जाता है। तो सीखने का आकलन तो सीधी सी बात है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर वही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन हेतु सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली आकलन रणनीतियां हैं क्या? स्वाकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, या उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सारे के सारे जो है सही है, उपर्युक्त सभी राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके सामने। निम्न में से किन गतिविधियों में वैयक्तिक का मतलब व्यक्तिगत अधिगम का आकलन होता है? शिल्पकारी, चित्रकारी, व्यक्तिगत परियोजनाएं, या उपर्युक्त सभी। तो मेरे हिसाब से यहां पर आपका ऑप्शन 4 सही होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। यही राइट आंसर है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, समूह अधिगम का आकलन निम्न में से किसमें नहीं होता? दोस्तों यही प्रश्न खतरनाक होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता है। हमारा ध्यान भटक जाता है, हम नहीं को भूल जाते हैं, इसीलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समूह अधिगम का आकलन निम्न में से किसमें नहीं होता? शैक्षिक भ्रमण, रंगोली बनाना, निबंध लेखन, सर्वेक्षण। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से यहां पर तो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूब्रिक्स के बारे में क्या सत्य है? मैंने अपना पिछला वीडियो आपको भेजा है रूब्रिक्स, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और सही ढंग से रूब्रिक्स के बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ है, रूब्रिक्स के बारे में क्या सत्य है? रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। रूब्रिक्स में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता होती है। आपको क्या लगता है? उपर्युक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहां पर उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। और आगे प्रश्न है, रूब्रिक्स के कितने मापदंड होते हैं? तर्क लगाइए दोस्तों यहां पर। 5, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? 4? ओहो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल राइट सोच रहे हैं। रूब्रिक्स के 4 मापदंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना, शिक्षण विधियों को परिष्कृत करना, समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहां तीनों सही होना चाहिए ना, जो लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, आप भी यही सोच रहे हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आइए। किस आकलन के लिए विद्यार्थी को किसी उत्पाद या घटना के लिए उत्कृष्टता के मानदंडों के आधार पर अपने साथियों से प्रतिक्रिया श्रेणी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसकी निर्धारण में विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं? हाँ दोस्तों, प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं पीडीएफ दे रहा हूं ना आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से बताते हैं। वैयक्तिक आकलन, समूह अधिगम का आकलन, साथी समूह द्वारा आकलन, या उपर्युक्त सभी। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हमने लिखा है यहाँ पर हाँ, साथी समूह द्वारा आकलन, क्योंकि प्रश्न बड़ा था तो जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता हूं, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या बोलूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साथी समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थी अपनी प्रगति और कौशल विकास पर विचार करना और गंभीर रूप से आकलन करना सीख सकते हैं।
विद्यार्थी अपनी समझ और अपनी क्षमताओं के बीच अंतराल की पहचान कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विचार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो जो तीनों बातें ऊपर लिखी गई हैं मुझे सही लग रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर होना चाहिए आखिरी यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विवरणिका में क्या नहीं आता? दोस्तों विवरणिका, आप जब 7वें मॉड्यूल का प्रशिक्षण ले रहे थे तो आपको विवरणिका के बारे में बताया गया था, लेकिन क्या आपको याद है? नहीं ना, क्योंकि प्रशिक्षण लेते समय इतनी जल्दबाजी रहती है कि जल्दी से प्रशिक्षण पूर्ण हो जाए, हमारा काम हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण में जो कुछ है, मॉड्यूल में जो कुछ है, हमको उसको अध्ययन करना है, सीखना है कि क्या कहा गया है। तो इसमें क्या नहीं आता ये बताना है। परियोजना, चित्रकारी, स्वयं की समस्याएं, पड़ोसी की समस्याएं। दोस्तों यहाँ पड़ोसी की समस्याएं मेरे हिसाब से ये नहीं आता है, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रगति का विवरण ऐसा होना चाहिए जो यह दर्शाए कि विद्यार्थी क्या खाता है, विद्यार्थी क्या कर सकता है, विद्यार्थी किस जाति का है, विद्यार्थी किस धर्म का है। क्या लगता है दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से तो यहां पर राइट आंसर है विद्यार्थी क्या कर सकता है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, यही राइट आंसर है, विद्यार्थी क्या कर सकता है। बाकी तीनों चीजें बिल्कुल बकवास हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकलन क्या कर सकता है? आकलन बच्चे की ताकत साझा कर सकता है और उसमें सुधार एवं प्रगति के उपाय सुझा सकता है। आकलन शिक्षकों को यह जानने में मदद कर सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है। सभी आकलन से विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखा जा सकता है। दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। सही सोच रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SBA का फुल फॉर्म क्या है? सिमिलर बेसिक असेसमेंट, सिस्टमैटिक एंड ब्रॉड असेसमेंट, सिस्टम बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। दोस्तों आपने ट्रेनिंग लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ओके, चलिए ये प्रश्न तो हो गया, आप आंसर भी देख लिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। द लास्ट क्वेश्चन आप दिस वीडियो इज सही कथन चुनिए। विवरणिका में कार्यपत्रक, परियोजना और रचनात्मक लेखन शामिल है। विवरणिका में चित्रकारी, दिया गया काम और परीक्षा शामिल है। विवरणिका में शिल्पकार, खबरों के संग्रह, रुचियां, दक्षताएं आदि शामिल है। उपर्युक्त सभी। आप सोचिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कि विवरणिका में ऊपर के जो तीनों लिखे गए हैं सब के सब शामिल हैं। ठीक है, इतने ज्यादा थे कि मैं उनको 4 ऑप्शन में नहीं दे पाया, इसीलिए मैंने आपके लिए एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ उपर्युक्त सभी होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसा आपको मालूम है कि हमें मार्च 2022 में प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करना है, तो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक कैसी कार्य योजना बनाएं, किस प्रकार की कार्य योजना का निर्माण करें ताकि प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो सके। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो मैं कल ही इस वीडियो को डालने वाला हूं, तो दोस्तों आप देखिएगा जरूर और अपना कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।